आज हम आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसे हम मासिक चक्र या रसोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली चक्र कहते हैं। स्तनधारियों में मादाओं के अंदर वे स्तनधारी जो प्राइमेट्स की कैटेगरी में आती हैं, प्राइमेट्स की फीमेल में जो मुख्य रूप से ह्यूमन, एप्स एंड मंकीज हैं, इनकी मादाओं में स्तनधारी जंतुओं के प्राइमेट्स में जो प्राइमेट्स मादाएं हैं, मुख्य रूप से जैसे मनुष्य हैं, कपी हैं और बंदर हैं, इनकी मादाओं में प्यूबर्टी के अवस्था के साथ ही जब ये मादाएं, प्राइमेट्स मादाएं प्यूबर्टी की एज को प्राप्त करती हैं, प्यूबर्टी मीन्स 12 से 14 ईयर्स, औसतन आप कह सकते हैं 13 ईयर्स की जब हो जाती हैं, तो इनमें एक जनन श्रृंखला चलती है जिसे हम मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र अंडाशय और गर्भाशय में चलने वाली एक जननिक श्रृंखला है, जिसका नियंत्रण अनेक हार्मोन के द्वारा होता है। तो मासिक चक्र आप कह सकते हैं इट इज अ साइक्लिक चेंज इन रिप्रोडक्टिव डक्ट लाइक ओवरीज एंड यूटेरस। ओवरीज और यूटेरस में होने वाले साइक्लिक चेंजेस को हम मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली चक्र कहते हैं, जो मुख्य रूप से प्राइमेट्स मादाओं में होता है। प्राइमेट्स मादाएं मनुष्य हैं, कपी हैं और बंदर हैं। इनकी मादाओं में प्यूबर्टी की एज के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। यह एक जननिक श्रृंखला होती है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रारंभ होकर अंत होना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रारंभ तक की अवधि को एक जनन श्रृंखला या हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक मासिक चक्र के प्रारंभ से लेकर दूसरे मासिक चक्र के प्रारंभ तक की अवधि को हम एक मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र की अवधि औसतन 28 या 29 दिन होती है। मासिक चक्र की अवधि औसतन 28 या 29 दिन की होती है। मिनिमम मासिक चक्र की अवधि 20 डेज और मैक्सिमम 45 डेज होती है। न्यूनतम मासिक चक्र की अवधि 20 दिन तथा अधिकतम 45 दिन हो सकती है, लेकिन औसतन 28 दिन का मासिक चक्र होता है, जो लगभग 1 महीने की अवधि होती है। जब किसी मादा के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, प्रथम बार मासिक चक्र आता है, तो उस घटना को हम रजोदर्शन कहते हैं। प्रथम मासिक चक्र का होना रजोदर्शन या हम इसे मीनार्की कहते हैं। मीनार्की की एज 18 वर्ष होती है। और जब मासिक चक्र स्त्री के जीवन काल में अंतिम बार आ रहा है, यद्यपि यह भी जानना होगा कि मासिक चक्र स्त्री के संपूर्ण जीवन काल नहीं होता। मासिक चक्र की एक निश्चित अवधि है। स्त्रियों में मासिक चक्र की अवधि 50 वर्ष पर, औसतन 50 वर्ष, आप कह सकते हैं 45 से 55 वर्ष के बीच में, औसतन 50 वर्ष की अवधि में जब स्त्रियां 50 वर्ष की एज को प्राप्त करती हैं,
तो मासिक चक्र की घटनाएं जो रिप्रोडक्टिव चक्र है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है यूटेरस और ओवरी के अंदर जो वेरियस चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, मंथली साइकिल सीज हो जाती है और इस घटना को हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज। दो चीजें हमने यहां पे जानी, मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग होना, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन का होना मीनार्की कहलाता है, और मीनोपॉज वह अवस्था होगी जब उस स्त्री के जीवन के अंतिम समय तक, आप कहेंगे 50 वर्ष के औसत पे जब वो पहुंचती है तो उसके अंदर मासिक चक्र का आना बंद हो जाता है, अर्थात वह अब मासिक चक्र के बंद होने के बाद कभी भी गर्भधारण नहीं कर सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मासिक चक्र गर्भधारण करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना मासिक चक्र के स्त्रियों में गर्भधारण संभव नहीं है। इसलिए मासिक चक्र एक महत्वपूर्ण घटना है जो ओवरी और यूटेरस के बीच में होती है, जिसमें अनेक चेंजेस होते हैं, जिसमें एक अंडाणु का परिपक्वन हो जाता है और एक अंडाणु उत्पन्न होता है, एक मादा युग्मक पैदा होता है जो निषेचन करके जायगोट बनाता है। इस प्रकार रजोदर्शन और रजोनिर्वित, मीनोपॉज को हम रजोनिर्वित भी कहते हैं, जिसके बाद दोबारा उस स्त्री के जीवन काल में मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस या मासिक चक्र की घटना नहीं होती। इस प्रकार प्राइमेट्स स्तनधारियों में मासिक चक्र की घटना होती है। अब आगे देखते हैं, मासिक चक्र की संपूर्ण अवधि 28 या 29 दिन की अवस्था होती है। इन संपूर्ण घटनाओं को हमने मुख्य रूप से यहाँ पे 4 भागों में बांटा है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए, मासिक चक्र की घटनाओं को समझने के लिए हमने इसको 4 अलग अलग फेजेस दिए हैं। 4 फेज कौन कौन से हैं इनको हम सबसे पहले जानते हैं। मासिक चक्र की घटनाओं को 4 प्रमुख फेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज या हम इसे ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज या हम इसे ब्लीडिंग फेज कहते हैं। हिंदी में इसे हम रजोस्राव प्रावस्था कहते हैं। रजोस्राव प्रावस्था या ब्लीडिंग फेज। दूसरा फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज। प्री ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या हम इसे फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तीसरे अवस्था को यूजुअली इसे दूसरे में ही बताया जाता है, लेकिन मैंने यहां पे इसको अलग किया है। तीसरा फेज आपके लिए जो ओवुलेटरी फेज है। और चौथा फेज जो है वो ल्यूटियल फेज है या सेक्रेटरी फेज जिसे कह सकते हो, या आप इसे पोस्ट ओवुलेटरी फेज कह सकते हैं। पोस्ट ओवुलेटरी फेज यानी पश्च अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। ओवुलेटरी फेज अंडोत्सर्गीय प्रावस्था और फॉलिकुलर फेज यानी हम इसे कह सकते हैं पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। ये अवस्थाएं बाकी गई हैं। अब हम फर्स्ट को देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फर्स्ट फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज है। अब हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज, ये पूरे डायग्राम को शो किया गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस भी दिखाए गए हैं कि हार्मोन्स के लेवल कहाँ पे अप और डाउन हो रहे हैं, कहाँ पे हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर रहा है या कहाँ पे हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर रहा है। वो सारी चीजें यहाँ पे शो की गई हैं। ध्यान दें, फर्स्ट फेज जो मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज है वो 1 से 28 दिन का जो मासिक चक्र की अवधि है, इस अवधि में 1 से 5 दिन आप कहेंगे जो ब्लीडिंग की फेज होती है वो 1 से 5 दिन की होती है, और 1 से 5 दिन औसतन आप कह सकते हैं 3 to 5 डेज ब्लीडिंग की होती है। 3 से 5 दिन ब्लीडिंग की होती है। इस ब्लीडिंग की अवस्था में होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, 4 हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन,
एस्ट्रोजन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब का लेवल कम हो जाता है, इनका स्तर कम हो जाता है। इससे गर्भाशय की इंडोमेट्रियम की सेल, गर्भाशय की इंडोमेट्रियम की सेल सिकुड़ जाती है, इनकी ब्लड आर्टरीज जो है वो सिकुड़ जाती हैं और वो ब्रेक हो जाती है। और जब धमनियां ब्रेक हो जाती हैं इंडोमेट्रियम की, तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है, जिसके कारण एक रक्त का स्राव होने लगता है। जब रक्त का स्राव होने लगता है तो यह रक्त उनके यूटेरस की यूटेराइन वाल इंडोमेट्रियम के ब्रेक होने से निकल रहा है, जो वजाइना के थ्रू सिक्रेट होता है। वजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुएशन का जो मेंसेंस है, जो ब्लीडिंग है, जो ब्लड है, वो सिक्रेट कर रहा है थ्रू वजाइना इंडोमेट्रियम के ब्रेक होने के कारण। और यहाँ सारे हार्मोन का लेवल कम है, जिससे इनकी धमनियां सिकुड़ गई हैं और सिकुड़ने के कारण वो फट गई और ब्लीडिंग होने लगी, जिसकी अवधि 3 to 5 डेज है। 3 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है। और इस ब्लीडिंग के उपरांत अगली फेज जो हमारी आती है, वो दूसरा फेज जो है वो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज है। प्रोलिफेरेटिव फेज या प्री ओवुलेटरी फेज है, या हम इसे फॉलिकुलर फेज कहेंगे। फॉलिकुलर फेज की अवधि जो होती है वो 6 to 13 डेज होती है। 6 to 13 डेज हमारा प्रोलिफेरेटिव फेज होता है। इस प्रोलिफेरेटिव फेज में ध्यान देंगे, प्रोलिफेरेटिव फेज में अंडाशय के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, फॉलिकल्स हैं, जो प्राइमरी oocytes के कन्वर्ट होने के कारण बनी है, और वो प्राइमरी फॉलिकल ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। किसके कारण इंक्रीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है प्राइमरी फॉलिकल को, देन प्राइमरी फॉलिकल ग्रेजुअली इंक्रीज इनटू सेकेंडरी follicle, tertiary follicle, and ultimately they convert into a mature Graafian follicle। एक परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल का व्यास 20 मिलीमीटर होता है, जो अंडाशय की सतह पर उभर आता है, ओवरी के सरफेस पे आ जाता है। और इस स्टेज पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल बढ़ने से जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम टूट गई थी, यूटेरस की जो इंडोमेट्रियम यूटेराइन वाल ब्रेक हो गई थी, उनका वो रीजनरेट की जाती है। इंडोमेट्रियम बिकम रीजनरेट बाय प्रोलिफरेशन एंड इट इज अचीव्ड बाय द सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, जो इंडोमेट्रियम की रिपेयर करने के लिए आवश्यक होता है। और साथ ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता जाता है, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल ग्रेजुअली ग्रोथ करते जाते हैं और अल्टीमेटली वो चेंज हो जाते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। तो आप कहेंगे कि ये हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन है, ये ग्राफियन फॉलिकल को मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही एस्ट्रोजन हार्मोन इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। इंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, जिसके कारण यहां पे फर्दर भ्रूण का आरोपण किया जा सके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन भ्रूण के आरोपण के योग्य इंडोमेट्रियम को ठीक किया जाता है, इसको न्यूट्रिएंट रिच किया जाता है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है, इंडोमेट्रियम रिपेयर हो जाती है। आगे अब जो हमने फॉलिकुलर फेज से अलग किया 1 दिन की अवधि, जो 1 दिन की अवधि है वो है 14th डे, 14वां दिन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 14वें दिन LH और FSH दोनों का सेक्रेशन बहुत पीक पे पहुंच जाता है, दोनों का सेक्रेशन अत्यधिक बढ़ जाता है। LH की मात्रा अधिक
हो जाती है, रैपिड सेक्रेशन होता है। एलएच का रैपिड सेक्रेशन होता है और इस एलएच के रैपिड सेक्रेशन को हम एलएच सर्ज कहते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं। एलएच सर्ज के कारण ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है और ग्राफियन फॉलिकल के टूटने के कारण इसमें से अंडार यानी सेकेंडरी oocyte, ध्यान देंगे अंडार ओवम मैं कह रहा हूं लेकिन निकलता क्या है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है और सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होना ही ओवुलेशन कहलाता है। तो आप कहेंगे ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग क्या है, तो इसी वे में आप कह दो कि ग्राफियन फॉलिकल से द्वितीयक अंडक का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है, जो आर्थोचक्र के 14वें दिन होता है। आप कहेंगे ये ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेटरी फेज होता है जो 14वें दिन आता है और एलएच हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब एलएच हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है जहां पे फर्दर उसका स्पर्म के साथ सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन पूरा होता है और फर्टिलाइजेशन होकर के वो जाइगोट का निर्माण करता है। अब आप देखेंगे चौथा फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चौथा फेज क्या है, उस चौथे फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। ध्यान देंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेन्स है, अवशेष है, जो अवशेष बचा हुआ है वो डेवलप हो जाता है कार्पस ल्यूटियम। ध्यान देंगे कार्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कई बार नीट में पूछा गया कि कौन सा ग्लैंड टेम्पररी होता है, तो आप कहोगे एंडोक्राइन ग्लैंड में जो टेम्पररी ग्लैंड होती है वो कार्पस ल्यूटियम होती है, जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स से बना हुआ है और एलएच के प्रभाव से आफ्टर ओवुलेशन। और जब ग्राफियन फॉलिकल चेंज हो जाती है कार्पस ल्यूटियम में तो ये हमारा स्टेज पहुंच जाता है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज, और यहां होता है 15वें से 28वां दिन जो होता है वो ध्यान से देखेंगे आप, 15वें से 28वें दिन की जो अवधि होती है उसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं और ये औसतन 14 दिन का होता है, 14 दिन का होता है। ल्यूटियल फेज 14 दिन का ऑलवेज होता है, चाहे मेंस्ट्रुएशन साइकिल अप करे या अप हो या डाउन हो, चाहे घटे या बढ़े, दोनों स्टेप में याद रखेंगे, चाहे 28 से वो 32 हो जाए, 35 हो जाए या वो 20 हो जाए या 26 हो जाए, लेकिन ऑलवेज ल्यूटियल फेज जो है वो कांस्टेंट का, इधर का फेज ऑलवेज 14 दिन का ही होता है ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज में कार्पस ल्यूटियम बन गया एलएच के प्रभाव से। अब कार्पस ल्यूटियम के कारण ध्यान दीजिएगा, कार्पस ल्यूटियम जो है अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम की वाल है, इस एंडोमेट्रियम की वाल को रिपेयर कर दिया जाएगा और इसे और अधिक ठीक कर दिया जाएगा, अर्थात it maintain the endometrium and it is necessary for implantation of embryo। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को जिससे भ्रूण का आरोपण संभव होता है, और भ्रूण का आरोपण संभव होता है, आरोपण जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इम्प्लांटेशन ऑलवेज इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21वें दिन होता है, यह याद रखिएगा, इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का 21वें दिन होता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इस यूटेराइन वाल को मेंटेन करने में। साथ ही यूटेराइन में वाल जो होती है वो सेक्रेटिव हो जाती है, सेक्रेटिव हो जाती है, दे सेक्रेट वाटरी फ्लूइड, यह वाटरी फ्लूइड को भी सिक्रेट करती है और वाटरी फ्लूइड सिक्रेट करने का रीजन होता है बिकॉज यूटेराइन वाल आल्सो ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर भी हो जाती है और यूटेराइन फ्लूइड को ही हम यूटेराइन मिल्क भी कहते हैं, यूटेराइन मिल्क कहते हैं, जो आगे एम्ब्रियो के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बट इन केस प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कार्पस ल्यूटियम अगेन डीजनरेट, कार्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी ना होने की अवस्था में
डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेट हो करके अगले 28वें दिन के बाद अगले मेंस्ट्रुएशन का प्रारंभ फिर हो जाता है। इस स्टेज में मेंस्ट्रुएशन का प्रारंभ होता है तो सारे हार्मोन के लेवल फिर लो हो जाते हैं और ऑल हार्मोन जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसको कंट्रोल करने के लिए, चाहे प्रोजेस्टेरॉन हो, चाहे ल्यूटिनाइजिंग हो, चाहे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हो, चाहे वो एस्ट्रोजन हार्मोन हो, उन सब के लेवल लो हो जाते हैं जिससे एंडोमेट्रियम अगेन ब्रेक होती है और उसका शेडिंग होने लगता है थ्रू वजाइना। अब आप आगे ध्यान रखेंगे कि जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है, इस मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन कौन से हार्मोन होते हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देख लें। इसके लिए दो तरीके के हार्मोन होते हैं। फर्स्ट हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी हार्मोन होता है मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दो हार्मोन निकालता है। फर्स्ट हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के दो काम हैं। पहला काम है एग डेवलपमेंट के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का काम होता है एग डेवलपमेंट। अंडाणु के निर्माण के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की आवश्यकता होती है और दूसरा काम होता है रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आल्सो रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका एक उद्देश्य होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ये दोनों हार्मोन निकाले जाते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर आल्सो गार्डेड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट जो ओवेरियन हार्मोन होते हैं, अब दूसरा ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ओवेरियन हार्मोन दो होते हैं। पहला हार्मोन ओवेरियन हार्मोन फर्स्ट जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन और दूसरे को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन स्टॉप द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को स्टॉप कर देता है, स्टॉप द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को रोक देता है। और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इसका काम है मेंटेनिंग द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। यूटेरस की वॉल को मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को रोक देता है तथा एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है एलएच हार्मोन। तो आप देखेंगे ओवेरियन हार्मोन दो है मुख्य रूप से। पहला एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोक देता है,
साथ ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्राव को बढ़ाता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये गर्भाशय की दीवारों को मेंटेन करने का काम करता है। इस प्रकार एंटीरियर लोब से निकले हुए दो हार्मोन, उनके फंक्शन, और पोस्टीरियर लोब से निकले हुए हार्मोन, उनके फंक्शन यहां पे आपको शो कराए गए हैं। इसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे आप। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पॉजिटिव साइन होता है रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, ये इसका पॉजिटिव साइन होता है रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन, पॉजिटिव साइन होता है रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन। इसके बाद तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को यहां पर मैं बता रहा था कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का पॉजिटिव साइन होता है रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का जो पॉजिटिव साइन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो पॉजिटिव साइन होता है वो रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का उद्देश्य होता है ओवुलेशन करना, ओवुलेशन करना। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का पॉजिटिव साइन एस्ट्रोजन को फॉर्म करना, एस्ट्रोजन का पॉजिटिव साइन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फॉर्म करना, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पॉजिटिव साइन है ओवुलेशन को करना। एंड देन एस्ट्रोजन हार्मोन का जो नेगेटिव साइन है, एस्ट्रोजन हार्मोन का जो नेगेटिव साइन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को रोकना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्राव को रोकना, ये इसका नेगेटिव साइन होता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो मुख्य काम होता है वो होता है एग डेवलपमेंट, एग डेवलपमेंट करना होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है। अब दो चीजें और हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, जैसे मालाडी है, सहेली है, ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं। इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो बर्थ कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं उनमें ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ऑलवेज याद रखेंगे कि जो पिल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, उनमें ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के टैबलेट्स होते हैं, पिल्स होती हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में यूज किए जाते हैं। साथ ही अगर फर्टिलिटी को इंप्रूव करना है, जैसे जिनमें ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन से लेकर के मासिक चक्र से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं फीमेल में, तो उनके लिए जो इंप्रूव करने के लिए, फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए जो पिल्स दिए जाते हैं, जो टैबलेट दिए जाते हैं, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से रिलेटेड पिल्स होते हैं जो फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज फर्टिलिटी के लिए दिए जाते हैं। और जो बर्थ कंट्रोल के रूप में पिल्स दी जाती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें ऑस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य रूप से होते हैं। साथ ही अब दूसरी चीजें हैं कि आपने देखा कि टोटल जो मासिक चक्र है ये हार्मोन पे डिपेंड होता है। हार्मोन के लेवल ऑलवेज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं स्ट्रेस के कारण, फूड की संतुलित आहार के न मिलने के कारण, एनीमिक होने के कारण। इसलिए स्त्रियों में मासिक चक्र की घटनाएं ओवरलैप करती रहती हैं। हम यह मासिक चक्र की गणना के आधार पर बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकते। यूजुअली ये माना जाता है कि ओवुलेशन का जो समय होता है 14 डेज, इसी 14 डेज के आसपास जो क्वाइटस की प्रोसेस होती है, सेक्स की प्रोसेस होती है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस 14 दिन के आसपास होता है, उसी समय जो है गर्भधारण की क्रिया होती है। और अगर उस समय सेक्सुअल रिलेशन नहीं हो रहे हैं तो गर्भधारण की क्रिया नहीं होगी। ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन है वो ओवरलैप हो रहा है हार्मोन की कारण, वो कांस्टेंट 28 डेज नहीं है, वो थोड़ा अप डाउन हो रहा है। इसलिए आप इससे पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन को काउंट करके आप जो है बर्थ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दो चीज यहाँ पे, दो चीजें मुख्य रूप से मासिक चक्र में याद रखना है आपको। मासिक चक्र के जो इवेंट्स हैं कौन कौन से हैं, उन मासिक चक्र के इवेंट्स को याद रखेंगे, और मासिक चक्र में कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं, और वो हार्मोन कब उनका लेवल डाउन हो जाता है और कब उनका लेवल हाई हो जाता है, ये हमें
बातें आपको याद रखने की जरूरत है, वो चीजें मैंने आपको यहाँ बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी की को मुख्य रूप से यहाँ पे फोकस किया गया है। आप भी इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल।